सो लास्ट क्लास मैंने आपको होमवर्क दिया था, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या आप लोगों ने सॉल्व किया? सॉल्व किया क्या? सॉल्व कर दिया? ऑलराइट, लेट्स चेक द आंसर्स। लेट्स चेक द आंसर। सो देखो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट वाला तो ये आएगा, राइट। सेकंड वाला जो है वो ये आए, थर्ड वाला जो है वो ये आएगा, एंड फोर्थ वाला जो है वो ये आएगा। ओके, आवाज हेजी आ रहा है, ऐसे दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। अच्छा, ओके ओके, वन सेकंड। अब क्लियर आ रहा है? आई फॉरगॉट टू पुट इन द माइक। अब क्लियर आ रहा होगा नाउ। सो देखो, सो ये जो है चार मेरे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आएंगे, राइट। सो जो मुझे यहाँ पे मांगा था आइसोमर्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तो ये कितना आ जाएगा? ये चार आ जाएगा। यस, नो, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो आइसोमर्स ओनली ज्योमेट्रिकल। सो ये तो ज्योमेट्रिकल दिखाने से रहा, तो यहाँ से मेरे पास एक आएगा। इसका अगर मैं ज्योमेट्रिकल करूँ तो दो आ जाएगा सिस ट्रांस। इसका भी अगर मैं ज्योमेट्रिकल करूँ तो दो आ जाएगा सिस ट्रांस। एंड अगर इसका भी मैं ज्योमेट्रिकल करूँ तो दो आ जाएगा, दैट इज सिस एंड ट्रांस। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल कितना हुआ? यहाँ पे टोटल 7 हुआ। ऐसा नो, ओके ना। अब इसमें देखो, सिर्फ ट्रांस वाला जो है, सिस वाला जो है वो ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, बट ट्रांस वाला जो है वो डी एंड एल शो करेगा। सेम चीज यहाँ पे, सिस वाला जो है वो ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, बट ट्रांस वाला जो है वो डी एंड एल शो करेगा। यहाँ पे बताओ, सिस वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? लास्ट वाले में सिस वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? बोलो, लास्ट वाले में सिस वाला ऑप्टिकल शो करेगा क्या? करेक्ट, लास्ट वाला तो कोई वैसे स्टीरियो सेंटर है नहीं, तो ना ही सिस वाला शो करेगा ना ही ट्रांस वाला शो करेगा। ओके, एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपका कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो पॉसिबल नहीं है, राइट। यहाँ पर तो कोई सिस ट्रांस ही नहीं है, तो यहाँ पर जो भी आपका एक ही आएगा। ओके, सो ऑल आइसोमर्स इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल वुड बी, यहाँ से आएगा एक, यहाँ से आएगा तीन, यहाँ से आएगा तीन, एंड यहाँ से आएगा दो। सो दिस इज 6 7 8, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 9। देखो, चेक करो। ओके, हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव? वेरी सिंपल, 4 ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव। हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑप्टिकली इनएक्टिव? 9 में से 4 ऑप्टिकली एक्टिव है, तो बाकी के सारे वो क्या हो जाएंगे? वो इनएक्टिव हो जाएंगे। लास्ट से दो कैसे? एक सिस होगा, एक ट्रांस होगा ना, कहने का मतलब एक जो है दोनों ऑन द सेम साइड, ओके, एंड एक जो है ट्रांस, दैट इज एक अबव एंड एक बिलो, तो दो आएगा। ओके, सिस एंड ट्रांस। नाउ नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी ऑफ देम आर मीजोमर्स? अरे कायरल सेंटर नहीं है, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो शो कर रहा है ना। वी हैव टू इंक्लूड ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल, तो सिस ट्रांस तो शो कर ही रहा है। क्लियर हुआ? देन वी हैव टू सी विच ऑफ देम आर मीजोमर। मीजोमर यानी कि कायरल सेंटर तो है बट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो वो कितना आ जाएगा? वो इसका सिस आ जाएगा एंड वो इसका सिस आ जाएगा। क्या चीज? ओके, एनेंटियोमेरिक पेयर्स। ओके, अगर चार ऑप्टिकली एक्टिव है तो पेयर्स कितने होंगे? दो पेयर्स होंगे। चेक करो, चेक करो, कोई समय डाउट है तो बताओ। लेट मी लेबल, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। किसमें डाउट है बताओ, अगर डाउट है तो। के वाले में, के वाले में क्या डाउट है बताओ। सिस और ट्रांस, तो सिस और ट्रांस तो होंगे ही ना। देखो यहाँ पे क्या है, दोनों मिथाइल ऑन द सेम साइड है, तो ये सिस हुआ। यहाँ पे एक मिथाइल ऊपर के साइड, एक मिथाइल अंदर के साइड, तो ये ट्रांस हुआ। इसमें और क्या दिक्कत है? फर्स्ट फिगर में कोई कायरल सेंटर नहीं है, करेक्ट। फर्स्ट फिगर में कोई कायरल सेंटर नहीं है। सिस नॉट पॉसिबल, किसमें सिस पॉसिबल नहीं है? सिस पॉसिबल है, सिस ट्रांस पॉसिबल है, बट वो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो नहीं शो करेगा।
ठीक है, यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ कि ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो शो नहीं करेगा, कि इसका सिस आइसोमर जो है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, ट्रांस आइसोमर जो है वो भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो है शो नहीं करेगा। कंप्लीट हुआ सभी का? कंप्लीट हुआ? ऑलराइट। सो ठीक है, ये तो इतना ही था। इसके आगे कायरल सेंटर नहीं होने से वेज डैश का क्या फर्क पड़ता है? आप कौन सा नंबर बोल रहे हो बताओ? HIJK, कौन सा नंबर आप बोल रहे हो? के वाला? ये तो रहा वेज डैश, मैंने इसका ये तो रहा बनाया है। कायरल सेंटर होने नहीं होने से वेज डैश का क्या रिलेशन है? वेज डैश तो सिर्फ ये बताना है कि, ये बताता है कि इनसाइड है या आउटसाइड है, बस इतना ही तो है। देखो जैसे कि कार्बन हुआ, ओके, सो हम वेज डैश तो शो करते ही है ना, चाहे इसमें ग्रुप्स जो है वो सेम हो अलग हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्लियर हुआ? Wedge dash has no relation with chiral centers. Clear? Okay. So चलो इसको 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 और फर्दर जो है वो हम आगे प्रैक्टिस करेंगे. Let's move on with the theory. So the next part that we have to discuss is RS configuration जो हमने पढ़ा था, that was your absolute configuration. The next configuration that we have to discuss is your relative configuration. Relative configuration. Relative configuration जो है वो D या L होता है. Okay? D या L. Now आप याद करो जहां पे हमने ऑप्टिकल रोटेशन डिस्कस किया था वहां पे स्मॉल d स्मॉल l था, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप वहां पे ध्यान रखो कि आप स्मॉल d स्मॉल l ही लिखो, क्योंकि कैपिटल D कैपिटल L जो है उसका मीनिंग एंटायरली डिफरेंट है, राइट? सो कैपिटल D कैपिटल L इज यूज्ड फॉर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन. नाउ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालते हैं? वी कंपेयर इट विथ स्टैंडर्ड्स, ओके, एंड हमारा स्टैंडर्ड क्या है? हमारा स्टैंडर्ड क्या है? एक स्टैंडर्ड है डी ग्लिसरल डिहाइड, ग्लिसरल ग्लिसरल डिहाइड, ओके, एंड हमारा स्टैंडर्ड जो है दैट इज योर एल एलेनिन, ओके. नाउ डी ग्लिसरल डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? डी ग्लिसरल डिहाइड हैज दिस स्ट्रक्चर CHO OH CH2 OH H. एल एलेनिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? यहाँ पे है सिंपली आपका NH2, यहाँ पे है COOH, यहाँ पे आपका आता है H, यहाँ पे आपका आता है CH3. पहले आप ये चीज ड्रॉ कर लो. एल एलेनिन. अच्छा मैं इसको फिर से लिख देता हूँ. कैपिटल L, यस, एल एलेनिन, कैपिटल D एंड कैपिटल L. नाउ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे समझते हैं? कि आपका OH का जो है आप पोजीशन देखते हो, ओके, यू सी द पोजीशन ऑफ OH एट द लास्ट chiral center. OH position at last chiral center, okay, at last chiral center. अगर वो चीज जो है वो towards the right है, okay, if it is towards the right, then उस केस में आपका आता है D configuration, okay, and अगर वही चीज towards the left है तो आपका आता है L configuration. बेसिकली जैसे कि ग्लिसरल्डिहाइड में यहाँ पे OH जो है वो ऑन द राइट साइड है, वो चीज ऑन द राइट साइड है, तो यहाँ पे आपका रहता है डी ग्लिसरल्डिहाइड, और अगर यहीं पे OH जो है वो ऑन द लेफ्ट साइड होता तो वो चीज जो है आपका रहता L कॉन्फ़िगरेशन. इज दैट क्लियर? सेम थिंग विथ एलेनिन, सेम थिंग विथ एलेनिन. यहाँ पे हम जो कंपैरिजन करते हैं वो हम लास्ट chiral सेंटर पे NH2 का पोजीशन जो है वो हम कंपेयर करते हैं. अगर NH2 जो है वो ऑन द लेफ्ट साइड है, ओके, इफ NH2 on the last chiral center, on the last chiral center is on left, is on left, तो इस केस में ये आपका आता है L कॉन्फ़िगरेशन. और ऑब्वियसली अगर यही चीज अगर आपका राइट पे आ जाएगा तो फिर क्या कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा? बहुत डिफिकल्ट, बताओ भाई क्या बन जाएगा? करेक्ट, तो फिर आपका बन जाएगा D कॉन्फ़िगरेशन.
राइट। सो डिपेंड करता है कि इफ यू आर चेकिंग OH और NH2 जो भी है, आप सिंपली इन दोनों स्टैंडर्ड से जो है कंपेयर करते हो। नाउ यहाँ पे लास्ट कायल सेंटर का मतलब क्या है? अब लास्ट ही क्यों, उसका कोई वजह नहीं होता है, बस याद कर लो, मेमोराइज कर लो। ओके, नाउ यहाँ पे देखो आपको क्या याद रखना है कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम शुड ऑलवेज बी ऑन द टॉप, लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम शुड ऑलवेज बी ऑन द बॉटम। ओके, तभी जाके आपका ये जो है करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगा। आप इसमें ध्यान रखो, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ऑन टॉप, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम ऑन टॉप, okay, and least oxidized carbon atom on bottom, तभी जाके आपका फिशर प्रोडक्शन जो है वो करेक्ट होगा। या इसको लिखने के लिए हम उस चीज को यूज करेंगे, क्योंकि ऐसे तो मैं ट्वाइस एक्सचेंज करके मैं इसको लेफ्ट साइड ला सकता हूँ, राइट। इसको मैं ट्वाइस एक्सचेंज करके जो है मैं लेफ्ट साइड ला सकता हूँ। तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए वी ऑलवेज पुट द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम एट द टॉप, लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड एट द बॉटम। यहां तक लिख लिया आप सभी ने? Okay, let's take a very simple example. Okay, so सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, बिल्कुल भी नहीं, आप यहाँ पे ध्यान दो। ओके, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया है कि मोस्ट ऑक्सीडाइज ऑन टॉप, लीस्ट ऑक्सीडाइज ऑन बॉटम, क्या ये चीज सही है कि गलत है? ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सो बताओ, मोस्ट ऑक्सीडाइज ऑन टॉप है क्या? करेक्ट, मोस्ट ऑक्सीडाइज ऑन टॉप है। ओके, अब मैं लास्ट काइरल सेंटर पे देखता हूँ। ओके, यहाँ पे मेरे पास ये भी एक काइरल सेंटर है, लेट्स कॉल दिस वन। यहाँ पे ये भी एक काइरल सेंटर, लेट्स कॉल दिस 2। लास्ट काइरल सेंटर कौन सा होगा बताओ? नंबरिंग अगर मैं यहाँ से चालू करता हूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो लास्ट कौन सा आएगा? 2 आएगा। ओके, अब आप 2 पे बताओ कि जो OH है वो ऑन द लेफ्ट साइड है या ऑन द राइट साइड है? करेक्ट, क्लियरली ये जो है ऑन द लेफ्ट साइड है, और अगर ये चीज ऑन द लेफ्ट साइड है तो ये क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा बताओ? करेक्ट, ये आएगा L कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सिमिलरली ये वाला आप बताओ, इसको कैसे करेंगे? वेरी गुड। आप यहाँ पे फर्स्ट इस ग्रुप को जो है आप कांस्टेंट होल्ड करोगे, इस चीज को आप रोटेट करोगे, ठीक है, इस चीज को आप रोटेट करोगे ताकि आपका CH3 जो है वो बॉटम पे आ जाए। तो अगर इस चीज को मैं रोटेट करूं तो क्या आ जाएगा? देखो, COH, यहाँ पे H, यहाँ पे D। अगर मैं इस चीज को इस तरह से रोटेट करूं तभी जाके मेरा CH3 जो है वो बॉटम पे आएगा, या मेरा वर्टिकल लाइन जो है वो मेरा लॉन्गेस्ट चेन बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा CH3, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा H, राइट। आपको हमेशा वर्टिकल लाइन को जो है लॉन्गेस्ट चेन में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो, हमारा OH जो है वो ऑन द राइट हैंड साइड है, दिस इज आवर लास्ट काइरल सेंटर, एंड ऑन दिस OH इज ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये मेरा आ जाएगा D कॉन्फिगरेशन। इज दैट क्लियर? बहुत डिफिकल्ट था क्या? ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट था ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, इसका हम एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से अगर आपको कुछ ऐसा दिया जाए, you have COH here, you have Me here, you have ethyl here, and you have NH2 here. Okay, क्या नहीं क्लियर हुआ भाई? 1 2 3, कौन सा पार्ट क्लियर नहीं हुआ बताओ? 3 एक और बार देखो। मुझे क्या करना है? मुझे वर्टिकल लाइन पे जो है लॉन्गेस्ट चेन रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन देखूं तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 एंड कार्बन 4 इस साइड हो गया। ओके, तो मुझे लॉन्गेस्ट चेन रखना है, तो कार्बन 4 को जो है मैं इस साइड लेकर आऊंगा। ओके, तो अगर मैं इसको सीक्वेंशियली रोटेट करूं तो मेरा H जो है वो इस साइड आ जाएगा, OH जो है वो इस साइड आ जाएगा। तो देखो, H जो है वो इस साइड आ गया, OH जो है वो इस साइड आ गया। अब मेरा वर्टिकल लाइन पे जो है कार्बन का स्ट्रेट चेन हो गया।
अब ये मेरा कायरल सेंटर हुआ, ओके। एंड यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरा OH जो है वो ऑन द राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड तो डी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, ओके क्लियर। देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड तो डी कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला क्या आएगा बताओ। नाउ इन दिस केस यू कैन क्लियरली सी कि यही वाला जो है मेरा लॉन्गेस्ट चेन आएगा, ऑलराइट, यही वाला है जो कि लॉन्गेस्ट चेन आएगा। नाउ इन दिस केस माय NH2 इज ऑन द राइट हैंड साइड, क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा बताओ, करेक्ट, ये मेरा डी कॉन्फ़िगरेशन आएगा। लेकिन अगर सपोज करो मैंने आपको कुछ ऐसा दिया होता कि COH, यहाँ पे है NH2, यहाँ पे है इथाइल एंड यहाँ पे है मिथाइल, तो ऐसे केस में हम क्या करते बताओ। करेक्ट, ऐसे केस में हमें रोटेट करना पड़ता, ओके, वी वुड हैव टू रोटेट इन सच अ वे कि मेरे पास वर्टिकल लाइन में जो है लॉन्गेस्ट चेन आ जाए। सो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, COH, राइट, NH2 जो है वो इस साइड आ जाएगा, इथाइल जो है वो इस साइड आ गया, मिथाइल जो है वो इस साइड आ गया, तो अब मेरे पास इस डायरेक्शन में जो है लॉन्गेस्ट चेन आ गया। नाउ NH2 इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो ये मेरा आ जाएगा L कॉन्फ़िगरेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Okay, now let's take just one last example. बताओ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, कौन से एनंशियमर्स थे भाई, 1 2 3, आप किसकी बात कर रहे हो? करेक्ट, 1 and 2 आर एनंशियमर्स, करेक्ट, 1 and 2 आर एनंशियमर्स। ठीक है, ये वाला तो ऑब्वियस है। यहाँ पे लास्ट कायरल सेंटर कौन सा, लास्ट कायरल सेंटर ये वाला हुआ, एंड यहाँ पे OH जो है वन द राइट हैंड साइड है, बाकी सब कुछ जो है वो करेक्ट है, और बाकी ऑल द ओरिएंटेशंस आर करेक्ट। सो ये मेरा क्या आ जाएगा, दिस इज योर डी कॉन्फ़िगरेशन। इज दैट क्लियर? क्या 1D, यहाँ पे NH2 ऑन द राइट हैंड साइड हुआ ना, NH2 ऑन द राइट हैंड साइड हुआ इसलिए डी, ये रहा। L कब होता है, अगर NH2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड होता तो अगर राइट साइड हुआ तो डी आएगा ना। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड, सही है, आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो मैंने आपको पढ़ा दिया ना। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड। तो अगर आपके पास एक रैंडम कार्बन है, कार्बन पे मैं ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूँ, कार्बन पे मैं हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ, तो ये वाला जो है ये ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा? ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज होगा। और ये वाला क्या होगा, ये वाला रिड्यूस होगा। तो जितना सही तो है। तो अगर इस कार्बन पे मैंने 2 ऑक्सीजन ऐड किया और इस पे मैंने 1 ऑक्सीजन ऐड किया, तो ज्यादा ऑक्सीडाइज कौन सा होगा? दिस इज ए, दिस इज डी, ज्यादा ऑक्सीडाइज कौन सा होगा? ऑब्वियसली ए वाला जो है ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर? ओके, सो दिस वाज अबाउट डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा इसमें और कुछ खास है भी नहीं, राइट। एंड इसको हम ज्यादा डिटेल में जो है बायोमोलिक्यूल्स में डिस्कस करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में इसका फिर भी एक थोड़ा सा रोल है, बट इन केस ऑफ आइसोमरिज्म देयर इज नॉट मच टू डिस्कस इन डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। नाउ इफ बोथ आर इक्वली ऑक्सीडाइज्ड, आपको वैसा क्वेश्चन में डी एंड एल नहीं पूछेगा। बोथ आर इक्वली ऑक्सीडाइज्ड के केस में आपको वैसा डी एंड एल नहीं पूछेगा। नाउ the next type of configuration is erythros or threos. Erythros or threos. Erythros or threos. Now ये बहुत ही specific case में ही use होता है, okay? Now this is only used, this is only used for asymmetrical molecules with two chiral centers, with
2 with 2 chiral centers. ना वैसे तो आप इसको सिमेट्रिकल के लिए भी यूज कर सकते हो, बट टिपिकली यूज नहीं होता है. दिस इज ओनली यूज्ड फॉर asymmetrical molecules with 2 chiral centers. Asymmetrical, not symmetrical. Okay, this is only used for asymmetrical molecules with 2 chiral centers. वैसे तो सिमेट्रिकल में भी हम यूज कर सकते हैं, बट वहां पे इन जनरल आपको ये चीज नहीं मिलता है. नाउ दिस इज वेरी वेरी सिंपल. सपोज करो अगर आपको कुछ ऐसा दिया गया है, मेरे पास यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे इथाइल. ओके, एंड इसका दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है मेरे पास, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड इथाइल. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स. इन दोनों मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है, तो आपको क्लियरली दिख ही रहा है. ओके, करेक्ट. दोनों ही केस में आपका क्या है कि इन द फर्स्ट केस ब्रोमीन जो है वो आपका सेम साइड में है, इन द सेकंड केस ब्रोमीन जो है वो आपका ऑपोजिट साइड में है. ऐसा ना. ओके, सो डिफरेंस इन दोनों में इतना ही है. यहाँ पे हमें क्या समझना है कि अगर सेम ग्रुप जो है वो सेम साइड में होते हैं, दैट इज यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो सेम साइड में, so this will be called as an erythrose. So this will be called as erythrose. erythrose का मतलब दोनों जो है वो सेम साइड में हो, एंड अगर इंस्टेड ऑपोजिट साइड में हो तो ये आपका बन जाता है थ्रियोस. एज सिंपल एज दैट. ओके, इसको देखो याद रखने का एक और काफी इजी तरीका भी है कि सेम साइड हुआ, सेम एंड होता है ई पे, तो एरिथ्रोस. ओके, एंड डिफरेंट एंड होता है टी पे, हेंस थ्रियोस. ऑलराइट, लिख लो. सो अगर आपके पास सेम ग्रुप जो है सेम साइड हो, दैट इज एरिथ्रोस, एंड अगर डिफरेंट साइड हुआ, दैट इज थ्रियोस. ऑपोजिट में भी लास्ट में ई आ जाएगा ना, तो वो कैसे आप याद रखोगे. डिफरेंट में करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा. बट हाँ, एरिथ्रोस का मतलब ये होता है कि वो ऑपोजिट साइड में होने चाहिए. Okay, let's take an example. बताओ ये क्या आएगा, एरिथ्रो या थ्रियोज आएगा. बहुत डिफिकल्ट. देखो वेरी क्लियरली यहाँ पे मेरा OH एंड OH जो है वो ऑपोजिट साइड में है, ठीक है, या डिफरेंट साइड में है, तो ये क्या रहेगा, ये मेरा थ्रियोज आ जाएगा. लेट्स टेक अनदर. ये वाला बताओ क्या आएगा, या इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. करेक्ट, इसको पहले हम रोटेट करेंगे ताकि मेरे पास वर्टिकल लाइन में जो है, ताकि मेरे पास वर्टिकल लाइन में जो है स्ट्रेट चेन आ जाए या लॉन्गेस्ट चेन आ जाए. सो इस चीज को ऑब्वियसली मैं इस डायरेक्शन में रोटेट करूंगा. सो इसका देखो मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, वेरी सिंपल. COH HOH, ये पार्ट जो है एज इट इज रहेगा. बताओ बॉटम पे क्या आ जाएगा, बॉटम पे क्या आ जाएगा, करेक्ट, बॉटम पे आ जाएगा CH3. इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, एंड इस पोजीशन पे क्या बच गया, H बच गया. अब आपको देख के बता सकते हो अब ये क्या आ जाएगा, करेक्ट. सो दिस इज नाउ एरिथ्रोस. बहुत डिफिकल्ट, एकदम इम्पॉसिबली डिफिकल्ट है ये चीज. तो मतलब अगर ये एग्जाम में आ गया तो आप कैसे सॉल्व करोगे. हो गया. Right, so this is all about D and L configuration and about erythros and threos. इसमें इससे ज्यादा और कुछ है भी नहीं. कंप्लीट हो गया.
Okay, now there is one more term that we have to discuss. Again, we are still continuing in isomerism. In particularly, we are still continuing in optical isomerism. Isomerism है अभी और है, it will at least take 4 classes तो और देखो लगेगा. Now, so we are still continuing. Now there is one more term that we have to understand called as enantiomeric excess. Enantiomeric excess. Okay. Now enantiomeric excess का मतलब क्या होता है? जब हमने रेसिमिक मिक्सचर डिफाइन किया था तो रेसिमिक मिक्सचर में मेरा डी कॉन्फ़िगरेशन एंड एल कॉन्फ़िगरेशन वाले का रेशियो क्या होता है बताओ. इन केस ऑफ रेसिमिक मिक्सचर what is my ratio of D and L? Correct. In that case, my ratio is 1:1. Okay. तो जब मेरा equal contribution आता है of D of dextrorotatory and levorotatory, in that case, it is a racemic mixture, or in that case, my optical rotation is, net optical rotation is correct. In that case, my net optical rotation is 0. But अगर कोई भी एक part excess हो गया, okay, let's say suppose करो कि मेरे पास D जो है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास D आइसोमर जो है दैट इज लेट्स से 70% एंड मेरे पास L आइसोमर जो है दैट इज लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 30%. ओके, D आइसोमर इज लेट्स से 70%, L आइसोमर इज 30%. सो यहाँ पे एक्सेस क्या हुआ? ऑब्वियसली यहाँ पे D जो है वो एक्सेस हुआ, राइट. नेट ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो मेरा क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा? नेट ऑप्टिकल रोटेशन, करेक्ट. नेट ऑप्टिकल रोटेशन टुवर्ड्स द राइट या क्लॉकवाइज आएगा. ओके. एंड यहाँ पे अब हम एनेंशियोमेरिक एक्सेस कैसे डिफाइन करते हैं? वेरी सिंपली, कोई भी एक चीज दूसरे से कितना ज्यादा है. ओके, इफ लेट्स से D इज 70, L इज 30, तो D जो है वो कितना ज्यादा है? करेक्ट, वेरी सिंपली. तो यहाँ पे एनेंशियोमेरिक एक्सेस जो है वो आपका आ जाएगा 40. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके. और यहीं पे अगर इंस्टेड सपोज करो कुछ और होता, लेट्स से कि मेरे पास डी कॉन्फ़िगरेशन जो है लेट्स से वो 20% होता एंड अगर एल कॉन्फ़िगरेशन जो है लेट्स से वो 80% होता, तो इन दैट केस मेरा एनेंशियोमेरिक एक्सेस कितना आ रहा था बताओ? करेक्ट, वेरी सिंपली मेरा एनेंशियोमेरिक एक्सेस जो है वो आ रहा था 60 या 60%. एज सिंपल एज दैट. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके. नाउ पहले आप यहाँ तो कॉपी कर लो. वी विल टेक एन एग्जांपल. वो आपको दिया रहेगा, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा जिससे कि आपको पता चलेगा अच्छा ठीक है परसेंटेज किसका कितना क्या है. आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा. पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लो. पहले लिख लो एनेंशियोमेरिक एक्सेस इज सिंपली जो भी ज्यादा है माइनस जो भी कम है. 70 माइनस 30 इज 40, 80 माइनस 20 इज 60. बहुत डिफिकल्ट चीज पूछ लिया. इसका कोई डेफिनेशन नहीं है. देयर इज नो डेफिनेशन फॉर दिस. क्या चाहे तो आप लिख सकते हो हाउ मच इज वन एनेंशियोमर, हाउ मच इज वन एनेंशियोमर एक्सेस ओवर द अदर. कि एक एनेंशियोमर जो है दूसरे एनेंशियोमर से कितना ज्यादा है. देख लिया? ओके. नाउ देखो अब हम यहाँ पे यूज कैसे करते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको देखो उसके आगे जो है समझ में आ जाएगा. लेट्स से दिस इज एन एग्जांपल. ये वाला मैं सॉल्व करूंगा कि एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैज अल्फा. अल्फा का मतलब होता है ऑप्टिकल रोटेशन. ओके, अल्फा का मतलब होता है ऑप्टिकल रोटेशन. हैज अल्फा इज इक्वल टू लेट्स से 30 डिग्रीज. हैज अल्फा इज इक्वल टू लेट्स से प्लस 30 डिग्रीज. यानी कि उस कंपाउंड का ऑप्टिकल रोटेशन कितना है? इज प्लस 30 डिग्रीज. if a solution if a solution containing if a solution containing both the enantiomers containing both the enantiomers has an optical rotation has an optical rotation of let's say 10 degrees.
as an optical rotation of let's say 10 degrees, find enantiomeric axis. ओके पहले आप ये लिख लो. या फिर इसको 10 के जगह मैं 15 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा इजी हो जाए. मैं 10 की जगह इसको 15 कर देता हूँ. आप चेंज कर लो. एज एन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ 15 डिग्री, नॉट 10 डिग्री, 15 डिग्री, containing both the enantiomers, containing both the enantiomers, both. Okay, now देखो this is very very simple. मेरा एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जिसका कि अल्फा जो है +30 है, तो ऑब्वियसली ये कौन सा आइसोमर होगा बताओ, डी आइसोमर होगा या एल आइसोमर होगा? ऑब्वियसली ये डी आइसोमर होगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेशन है, तो ऑब्वियसली ये चीज जो है डी आइसोमर होगा. एंड एल आइसोमर का रोटेशन कितना आएगा बताओ? ऑब्वियसली -30 आएगा, ठीक है. तो मेरा जो डी आइसोमर है उसका रोटेशन है +30, जो मेरा एल आइसोमर है उसका रोटेशन है -30. ओके, नाउ अब अगर मैं नेट रोटेशन देखूं तो मेरा नेट रोटेशन जो आ रहा है वो आ रहा है +15. यानी कि एटलीस्ट आपको इतना तो समझ में आ गया कि मेरे पास एक्सेस में एक्चुअल में है क्या बताओ? ऑब्वियसली मेरे पास डी जो है वो एक्सेस में है. ओके, नाउ अब ध्यान दो, अगर 100% एक्सेस डी होता, ध्यान दो, अगर 100% एक्सेस डी होता तो उसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना आता? इफ आई हैड 100% ऑफ डी, तो उस सोल्यूशन का ऑप्टिकल रोटेशन कितना आता? ऑब्वियसली 30 आता, ठीक है. लेकिन आया कितना है? 15 आया है. यानी कि मेरे पास एक्चुअल में एक्सेस ऑफ डी कितना है? करेक्ट, मेरे पास एक्सेस ऑफ डी जो है वो तो 50% हुआ, ठीक है. तो देखो यहाँ पे मेरा क्या आता है कि ऑप्टिकल रोटेशन जो है, ऑप्टिकल रोटेशन जो है दैट इज इक्वल टू अल्फा इनटू एनेंटियोमेरिक एक्सेस. ओके, जितना एक्सेस है उतना ही मेरा हो पाएगा. देखो आपको ये पूरा सॉल्व करने पे समझ में आ जाएगा. सो मेरा ऑप्टिकल रोटेशन है 15, ओके, अल्फा मेरा है 30, तो मेरा एनेंटियोमेरिक एक्सेस कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको x डालूं तो मेरा x कितना हो गया? 0.5, और 50% जो है वो एक्सेस हो गया. यस और नो? ओके, सो अब देखो, अब तो ये काफी सिंपल हो गया कि d प्लस एल शुड बी इक्वल टू 100, ओके, एंड d माइनस एल इज इक्वल टू 50. 50% हुआ ना. देखो अगर 100% होता तो 30 डिग्री का रोटेशन वो शो करता, बट अगर सिर्फ 15 डिग्री का ही रोटेशन शो कर पाया तो एक्चुअल में है कितना? 50% हुआ ना. ओके, सो मेरा d प्लस एल जो है वो 100% आएगा, और d क्योंकि एक्सेस में है तो d माइनस एल जो है वो 50% आया. ओके, तो यहां से बताओ, यहां से बताओ d का परसेंटेज कितना है, l का परसेंटेज कितना है? करेक्ट, d इज नाउ 75% एंड l इज नाउ 25%. ओके, देखो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो. देयर इज अनदर इवन शॉर्टर वे टू फाइंड दिस आउट, कि मेरा एक्सेस जो है वो 50% है. ओके, मेरा d जो है वो एक्सेस जो है वो 50% है. तो अगर मैं सोल्यूशन का 50% जो है मैं रिमूव कर दूं तो और कितना बचेगा बताओ? करेक्ट, और 50% बचेगा. यानी कि एक्सेस डी जो है 50% है, उसके अलावा डी और एल मिला के जो है वो 50% है. तो मेरा डी एक्स्ट्रा कितना आएगा, एल एक्स्ट्रा कितना आएगा बताओ? 25 एंड 25 आ जाएगा. ये सुनो. ओके, देखो इसको अलग तरीके से समझाते हैं. लेट्स से कि आपके घर वालों ने, लेट्स से कि आपके घर वालों ने 20 चॉकलेट्स दिए. ओके, चलो आपको इस तरह समझाते हैं. ओके, यू हैव लेट्स से 20 चॉकलेट्स. ना इसमें से 10 जो है वो आपके हैं. ओके, इसमें से 10 जो है वो आपके हैं, एंड बाकी के 10 जो है वो आप में और आपको आपके छोटे भाई बहन में डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके, 10 जो है वो तो आपका है, बाकी का 10 जो है वो आपको दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो आपके हिस्से में कितना आया? नालायक, आपके हिस्से में कितना आया? क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? आपके हिस्से में 15 आया, ठीक है. 10 यहां से जो कि आपके थे, प्लस 5 यहां से. क्लियर हुआ? तो यहां पर भी देखो एग्जैक्टली वही चीज है कि ये पार्ट तो एक्सेस है ही है. ओके,
ये पार्ट तो एक्सेस है ही है, इन एडिशन जो रिमेनिंग है उसका भी हाफ इसमें से डी एंड एल दोनों का होगा। This is simply a shorter way of solving this. Okay, this is simply a shorter way of solving this. एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाला अब आप सॉल्व करो। अल्फा इज इक्वल टू, लेट्स से, ध्यान दो, अब आप शॉर्टर मेथड सॉल्व करो, देखो आपसे फट से हो जाएगा। लेट्स से अल्फा इज इक्वल टू 24 डिग्री, क्या कर रहा हूँ, लेट्स से अल्फा इज इक्वल टू 20 डिग्रीज। ओके, ऑप्टिकल रोटेशन जो कि एक्चुअल में ऑब्जर्व हुआ, ओके, या ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन is equal to, let's say, 5 degrees. Okay, find enantiomeric excess, d का परसेंटेज एंड l का परसेंटेज। सॉल्व करो, माइनस, यहाँ पे -5 डाल दो, खुद से ये वाला सॉल्व करो आप। सबसे पहले एटलीस्ट आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि मेरे पास यहाँ पे एक्सेस क्या है। बताओ एक्सेस क्या है, डी आइसोमर एक्सेस है या एल आइसोमर एक्सेस है? ऑब्वियसली एल आइसोमर जो है वो एक्सेस है, राइट। तो देखो कैसा आएगा, ऑप्टिकल रोटेशन इज इक्वल टू अल्फा इनटू एनेंटियोमेरिक एक्सेस, राइट। सो -5 चलो ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है एल आइसोमर ही है, तो -5 इज इक्वल टू -20 इंटू एनेंटियोमेरिक एक्सेस। तो यहाँ से मेरा एनेंटियोमेरिक एक्सेस कितना आया, 25% जो है वो एक्सेस आया। ओके, 25% जो है वो एक्सेस है। ओके, एंड दिस इज योर एल आइसोमर। तो अगर मैं 25% को छोड़ दूं तो और कितना बचा बताओ? करेक्ट, 75% बचा। अब ये 75% जो है वो इक्वली डी एंड इक्वली एल में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो डी का एंड एल का हिस्सा कितना कितना आएगा बताओ? दोनों का 37.5 आएगा। ओके, अब आप मेरे को बताओ, अच्छा एनेंटियोमेरिक एक्सेस तो आ गया, दैट इज माय 25%, डी का अमाउंट आ गया, दैट इज माय 37.5%, एंड एल का जो है वो आप सिंपली इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 62.5% आ जाएगा। यस और नो? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। कंप्लीट हो गया? okay, let's take one more example. अल्फा इज इक्वल टू क्या वैल्यू चाहिए बताओ? अल्फा इज इक्वल टू क्या वैल्यू डालना है? 40। ओके, अल्फा इज इक्वल टू 40 डिग्रीज, ऑब्जर्व्ड रोटेशन क्या डालना है बताओ? हाँ, कुछ और वैल्यू बोलो, 10 ले लेते हैं, चलो ठीक है, नहीं 10 भी अच्छा वैल्यू हो जाएगा, कोई और वैल्यू बताओ। 8। ओके, ऑब्जर्व रोटेशन इज इक्वल टू +8 डिग्रीज, नहीं ये चीज ठीक है, ऑब्जर्व रोटेशन इज इक्वल टू +8 डिग्रीज। ओके, फाइंड एनेंटियोमेरिक एक्सेस, डी का परसेंटेज, एल का परसेंटेज निकालो। ये तो आ ही गया, ये कितना आया बताओ? करेक्ट, दिस इज 20%। बाकी का आप सॉल्व करके बताओ, हालांकि अब तो ये सॉल्व हो ही गया। डी कितना आ गया? क्या कर रहे हो? करेक्ट, देखो वेरी सिंपल। सो मुझे इतना पता है कि मेरा डी यहाँ पे जो है वो एक्सेस है। ओके, एक्सेस बाय 20, रिमेनिंग कितना हुआ बताओ? करेक्ट, रिमेनिंग जो 80 हुआ, इसमें आधा डी पे जाएगा, आधा एल पे जाएगा, तो डी पे गया 40, एल पे गया 40। सो एल जो है वो हुआ 40, बट डी जो है वो कितना हुआ, 60 हुआ। देखो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यस, नो, कंप्लीटली क्लियर? चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाते हैं फिर। फाइंड अल्फा, फाइंड अल्फा इफ ऑब्जर्व्ड रोटेशन, इफ, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको अल्फा नेगेटिव भी दे दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको नेगेटिव दे दे तो आपको समझना है कि अच्छा ठीक है ये एल के बारे में बता रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लो. Find alpha is if observed rotation is, क्या वैल्यू चाहिए बताओ. ऑब्जर्व रोटेशन इज क्या वैल्यू चाहिए. 70. बहुत ही ऑड वैल्यू हो गया बट चलो ठीक है. इफ ऑब्जर्व रोटेशन इज 70 डिग्री and the solution was made by dissolving 2 moles of D isomer and 1 mole, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, and 0.5 कर देते हैं इसको, and 0.5 moles of L isomer. खुद से ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. शायद वैल्यू थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, सॉल्व करो. इसको मैं 70 की जगह 75 कर दे रहा हूँ. ठीक है, अच्छा वैल्यू है. 70 की जगह मैंने 75 कर दिया. So I have one answer, 50. एक और आंसर आया 125, एक और आंसर आया 15. फाइव बाई फोर. भाई क्या आंसर निकाल रहे हो तुम लोग को अल्फा निकालना है. ऑब्वियसली लास्ट ऑप्शन तो नन ऑफ दीज होता ही है. ओके, बहुत सारे आंसर्स आ गए. लेट्स चेक. तो सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ डी डिसॉल्व किया है एंड 0.5 मोल्स ऑफ एल डिसॉल्व किया है. ऑब्वियसली डी जो है मेरे पास यहाँ पे एक्सेस में है, राइट. एज अ परसेंटेज वो कितने एक्सेस में होगा. ओके, सो एज अ परसेंटेज मेरा डी कितना आएगा, 2 आउट ऑफ 2.5 आएगा. यस और नो. 2 मोल्स ऑफ दिस है, 0.5 मोल्स ऑफ दिस है, तो टोटल कितना हुआ, 2.5 हुआ. सो डी एज अ परसेंटेज कितना हुआ, डी डी एज अ परसेंटेज वुड बी 2 बाई 2.5. 40% कैसे आएगा, उससे काफी ज्यादा आएगा. सो 2 बाई 2.5 इंटू 100%, तो ये कितना हुआ, ये मेरा 80% हुआ. यस नो. ओके, तो नेचुरली ये मेरा हुआ डी आइसोमर, तो मेरा एल आइसोमर कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 20% आ जाएगा. ओके,
Now clearly मेरा D जो है that is my enantiomeric excess and enantiomeric excess is 60%. Yes or no? Okay, तो ये चीज जो है मेरा 60% हुआ. अब तो my work is done. So observed rotation is equal to alpha into enantiomeric excess. Observed rotation is 75, which is equal to alpha into enantiomeric excess is 0.6. ठीक है, तो आ गया मेरा alpha 75 by 0.6. Let's say 3 से कटा 0.2, 3 से कटा 25, राइट? ये आएगा ना, तो ये कितना आ गया? 125 आ गया. Is that clear? Let's take one more question, but पहले ये वाला आप complete कर लो. Clear हुआ सभी को? Let's take one more question, same type. Question: find alpha if observed rotation is equal to, क्या वैल्यू चाहिए बताओ? इस बार एक सिंपल सा वैल्यू लेते हैं. If observed rotation is equal to 15 degrees and if observed rotation is equal to 15 degrees and last question में enantiomeric excess was 60, correct? And let's say 60 grams of D isomer. हाँ, तो 60% कितना होगा? 0.6 होगा ना. 60 कितना आएगा? 0.6 आएगा ना. वही तो मैंने किया. क्लियर हुआ? And 60 grams of D isomer and 30 grams of L isomer. Find alpha if observed rotation is this, and 60 grams of D isomer and 30 grams of L isomer was used to make solution mixture. बड़ी जल्दी एक जन ने सॉल्व कर दिया. 45. I have another answer, 55. Clear? So some are saying 55, some are saying 45. ठीक है, चलो देखते हैं. Not difficult at all. So same चीज. Obviously observed rotation जो है +15 है, and यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि D isomer जो है वो ज्यादा है. Now I can very easily मुझे यहाँ पे अब दिख ही रहा है कि 60 out of 90 जो है वो D isomer है, which is 2/3, and L isomer जो है that is obviously 1/3. Yes or no? तो मेरा D isomer जो है वो एक्सेस है by how much? D isomer जो है वो एक्सेस है by 1/3. Yes or no? Okay, D isomer जो है वो एक्सेस है by 1/3. अब my work is practically done. So observed rotation is equal to alpha into enantiomeric excess.
सो 15 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1/3, तो यहाँ से मुझे अल्फा का वैल्यू मिल गया 45 डिग्रीज. ओके, दैट्स इट डन. एंड अल्फा इज 45 डिग्रीज. इज दैट क्लियर? 55 वालों ने क्या किया भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक किया या क्या किया? ठीक है, इज इट कंप्लीट? ओके, सो विल जस्ट राइट अ कपल ऑफ लाइंस ऑफ थ्योरी क्विकली. ये बस आपको रट लेना, इसका और कुछ खास काम है नहीं. राइट, सो विल जस्ट राइट अ कपल ऑफ लाइंस ऑफ थ्योरी, ये बस आपको रट लेना है. लिखते जाओ. The observed rotation, this is theoretical part. Okay, this is theoretical part. The observed rotation which is given by theta on passing, अब जरूरत नहीं है, ये हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ही कंटिन्यू करें. जस्ट सम फॉर्मूला आप चाहे तो बस एक नोट की तरह ऐसे आप लिख लो, ऐसे नोट मार्क के, स्टार मार्क मार्क के आप लिख, ठीक है, डजंट मैटर. The observed rotation theta on passing plane polarized light through an optically active solution, through an optically active solution depends on first point, concentration. ओके, दैट इज अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज करता है तो ऑब्वियसली थीटा जो है वो भी आपका इंक्रीज करेगा. एंड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम यहाँ पे मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर ml. Concentration is measured in gram per ml. Important. All right. The second thing that it depends on is length of tube. Length of tube. Okay. Now, length of tube यानी कि obviously जो हमारा वेसल था जिसमें कि हमने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डाला था, इसका लेंथ जो है वो कितना है. ओके, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही ज्यादा ऑप्टिकल रोटेशन होगा. लेंथ इंक्रीजेस, थीटा आल्सो इंक्रीजेस. ऑलराइट, दिस इज मेजर्ड इन डेसीमीटर्स. दिस इज मेजर्ड इन डेसीमीटर. ओके, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर का क्या रिलेशन होगा बताओ? सेंटीमीटर इज बेसिकली 1/100 ऑफ अ मीटर. डेसीमीटर कितना आ जाएगा बताओ? करेक्ट, 1/10 आ जाएगा. ठीक है, बस आपको उतना ही ध्यान रखना है. थर्ड पार्ट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. फोर्थ पार्ट इज टेम्परेचर. इन सभी चीजों पे आपका ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो डिपेंड करता है. ओके, सो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कॉलम, थीटा इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वेवलेंथ. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है बट डिपेंड करता है. ओके, so essentially theta is dependent on, okay, essentially theta is dependent on concentration, length, temperature and wavelength. या जब भी आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी होता है हम उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? थीटा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन इनटू लेंथ एंड टेम्परेचर एंड अल्फा, राइट, एट सम पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड अल्फा, सॉरी अल्फा बोलो, लैम्डा. तो यहीं पर ही हमारा अल्फा क्या रहता है? अल्फा इज स्पेसिफिक रोटेशन, जो कि हमने ऊपर में लिखा था. अल्फा इज योर स्पेसिफिक रोटेशन एंड दिस इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय सी इनटू एल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ. ओके, बस थियोरेटिकल है, इस चीज को आप मेमोराइज कर लो. ओके, टिपिकली आपका टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है. जस्ट समथिंग टू मेमोराइज. Typically your temperature is 20 degrees Celsius and typically the wavelength that is used belongs to sodium wavelength, belongs to sodium lamp and ये आपका होता है 589 नैनोमीटर. Just something to memorize. इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, बस आप इस चीज को मेमोराइज कर लो कि अल्फा जो है वो आपका थीटा बाय कॉन्सेंट्रेशन इनटू लेंथ होता है. दिस इज बेसिकली योर स्पेसिफिक रोटेशन. टेम्परेचर फिक्स्ड, लैम्डा फिक्स्ड. जस्ट समथिंग टू मेमोराइज. ओके, इसके अलावा एक और पोर्शन, थीटा. थीटा इज योर ऑब्जर्व्ड रोटेशन. ओके, थीटा इज योर ऑब्जर्व्ड रोटेशन. इसको लिख लेता हूँ. थीटा इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड
रोटेशन। थीटा इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ डी मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस परसेंटेज ऑफ एल मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। एंड अगर इंस्टेड आपको एनेंटियोमेरिक एक्सेस में दिया हुआ है तो थीटा इज इक्वल टू एनेंटियोमेरिक एक्सेस इनटू अल्फा। ओके, कॉपी कर लो। ये चीज जो है वो तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। लीव क्यों कर दिए भाई? मैंने थोड़ा ना बोला क्लास खत्म हो गई। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आइसोमेरिज्म अभी और बाकी है, और एटलीस्ट 4-5 क्लासेस लगेंगे। देखो, एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू टी या लैम्डा नहीं है। थीटा इज नॉट एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू टी या लैम्डा कि आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो थीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस तरह से नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन इट। ओके, इट डिपेंड्स ऑन इट बट इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट। कहाँ पे? सॉरी सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे थीटा आएगा। यहाँ पे आप चेंज कर लो, यहाँ पे मैंने पहले अल्फा लिखा था, अल्फा नहीं थीटा होगा। फर्स्ट फॉर्मूला सेम है मतलब? कौन सा वाला? यहाँ पे मैंने एक चेंज किया है, यहाँ पे मैंने एक चेंज किया। हाँ, दिस इज सेम एज जो हमने पहले लिखा था। अल्फा इज सेम एज के, करेक्ट। अल्फा इज सेम एज के, करेक्ट। 50% सिलेबस। ऑप्टिकल के बाद आपका एक और आइसोमेरिज्म है कॉल्ड एज कॉन्फॉर्मेशन। यस यस यस, देखो ऑर्गेनिक में जो भी पढ़ा रहा हूँ उसमें 11th एंड 12th का मिला के है। ऑर्गेनिक में मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ा रहा कि पहले 11th फिर 12th, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक इज जब हम एक फ्लो में स्टार्ट करेंगे तो ऑर्गेनिक पूरा खत्म होगा, उसके बाद ही जाके मैं कुछ भी और स्टार्ट करूंगा। सो ऑर्गेनिक जो है, आई एम नॉट टीचिंग चैप्टर वाइज, आई एम टीचिंग कॉन्सेप्ट वाइज कि कौन सा कॉन्सेप्ट के बाद आपको कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए। ओके, ऑर्गेनिक के केस में कोई चैप्टर नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक के केस में हम यही चीज कंटिन्यू करते हैं। ओके, अगेन लाइक आई सेड कि आपका ऑर्गेनिक में 4 मेजर पार्ट्स है: नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी एंड देन एवरीथिंग एल्स। ओके, नॉमेनक्लेचर हमने कंप्लीट कर लिया। आइसोमेरिज्म के लिए और 4 से 5 क्लास और लगेंगे, एंड देन 50% ऑफ योर ऑर्गेनिक वुड बी डन। ओके, देन जीओसी इज अ मेजर। जीओसी इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये जो है ये फर्दर 25% है, एंड एवरीथिंग एल्स इज फर्दर 25%। ये 3 कंप्लीट होते ही आपका मेजर ऑर्गेनिक का पोर्शन जो है वो हो जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2, देखो पार्ट 1 पार्ट 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अंडरस्टैंड समथिंग, पार्ट 1 पार्ट 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कॉन्सेप्चुअली वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। कॉन्सेप्चुअली जो है ये सारा मिक्स्ड है। जो कॉन्सेप्ट आप हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ोगे उसमें से काफी सारा कॉन्सेप्ट जो है वो अल्काइल हैलाइड्स में से भी आएगा, वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में से भी आएगा। सो दैट इज एब्सोल्युटली पॉइंटलेस। मैं आपको ये चीज कॉन्सेप्ट वाइज ही पढ़ूंगा। यस, आई विल बी टीचिंग ऑल ऑर्गेनिक चैप्टर्स। मैं आपको सारे के सारे जो है कॉन्सेप्ट वाइज ही पढ़ाऊंगा ताकि वो आपको कहीं से भी क्वेश्चन दे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ इन एनी केस दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। आप सभी ने यहाँ तक पूरा कॉपी कर लिया? यस, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। एवरीथिंग एल्स में एवरीथिंग एल्स यानी कि आपका हाइड्रोकार्बन हो गया, अल्काइल हैलाइड्स हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कार्बोनिक कंपाउंड्स हो गया। जीओसी में आपके मेजॉरिटी रिएक्शंस जो है वो कवर हो जाएंगे। जो रिएक्शंस चैप्टर स्पेसिफिक है वो वाले हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।